तो एपीएस के हवाले से देखा जाए तो एक बड़ा दर्दनाक और बड़ा खौफनाक, और दूसरा मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश के हवाले से भी जो फीलिंग्स है, जब जाहिर है कि आपके दो टुकड़े हो गए हो इस दिन पे, तो उस पे, लेकिन हमने दोनों वाकयात से, ना ईस्ट पाकिस्तान से और ना ही हमने एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उससे हमने दोनों से कुछ नहीं सीखा। खैर, हम सीखने के लिए तो आए नहीं है ना, हमारा तो सीखना बंदोबस्त हमारा नहीं है, सीख। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। खरक में पोलियो टीम पर फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। इस किस्म की बेशर्मी और ढिठाई की थी, एक जर्नैल की ही ऑडियो मिल गई है मुझे, उस जर्नैल की जिसने ईस्ट पाकिस्तान में हथियार डाले थे। जी हाँ, मैं जनरल नियाजी की बात कर रहा हूं, उसकी ऑडियो मुझे मिल गई है। 1971 की जंग में मशरकी और मगरबी महाजों पर पाक फौज के जवानों ने बहादुरी की लाजवाल दास्तानी रकम की। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। ये जरा सुनिएगा, जनरल नियाजी जिन्होंने हथियार डाले थे और 40,000 कह लें या 90,000 कह लें, जितने भी सोल्जर्स थे जिनको सरेंडर करवाया था और अपनी पतलूने बांग्लादेश में उतार के आ गए थे, ये सिंबॉलिकली बड़ी जबरदस्त पिक्चर है। उस ऑडियो में वो क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिएगा। अल्लाह आरत करे यही को और वेस्ट पाकिस्तान वालों को कि जीती बाजी हार दी, कि शिकस्त मगरब में थी और लानत हम पर पड़ी। मैं जब लड़ रहा था, मैंने 13 तारीख को हुक्म दिया, आखिरी गोली आखिरी आदमी, आखिरी गोली आखिरी आदमी फौज के लिए मौत का वारंट होता है। मगरबी पाकिस्तान वालों को ख्याल हुआ कि ये तो लड़ाई लंबी होगी और मशरक़ी पाकिस्तान से छुटकारा चाहते थे ताकि मगरबी पाकिस्तान में हुकूमत कर सकें। तो 13 तारीख को मुझे हुक्म दिया कि स्टॉप फाइटिंग एंड सरेंडर। तो मगरबी पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें मशरक़ी पाकिस्तान देना पड़ा। मगरबी पाकिस्तान बचाने के लिए जर्नैलों ने मशरकी पाकिस्तान भारत के हवाले कर दिया। ये जनरल नियाजी की अपनी आवाज है, उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था। ये जनरल AK नियाजी, ये उसकी अपनी असल आवाज है। वो कह रहा है कि हमने मगरबी पाकिस्तान को बचाने के लिए फिर मशरकी पाकिस्तान हिंदुस्तान को दे दिया। मतलब ये बुज़दिल, ये शराबी, ये कबाबी, ये मगरबी पाकिस्तान भी हारने वाले थे, इनमें तड़ नहीं थी लड़ने की। और वो नशे में धुत याया खान किसी खातून के साथ रक्सो सरूर की महफिल में होगा और उसने 13 तारीख को बोल दिया कि फेंक दो हथियार, सरेंडर करने का ऑर्डर दे दिया और नियाजी ने बड़े मजे से जाके वहां सरेंडर कर दिया। ये है हमारे जर्नैलों की टोटल बहादुरी और उनकी औकात, जो डी चौक में नियत्ते लोगों पर गोलियां चलाते हैं और कहते हैं देखो हमारा रोब है, लेकिन तुम्हारे रोब की क्या औकात है, अब तुम्हें वो दिखाता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, ये एक है, गोली खाई, जख्मी हुआ, क्रचिस पे आ गया, फिर दोबारा पेशावर में आज तकरीब थी, फिर पहुंच गया। सिर्फ ये नहीं है, ये नौजवान देखें, बाजू पे प्लस्तर लगा है, फिर आ गया है। हर कोई जनरल नियाजी नहीं होता, हर कोई 90,000 पतलून छोड़ नहीं होते। 25 करोड़ बहादुरों का मुल्क है ये, बुज़दिलों का मुल्क नहीं है ये। तुमने गलत कौम से पंगा ले लिया है। और ये जरा देखें, ये बच्चा देखें, ये भी जख्मी, क्रच इसके साथ आपको नजर आ रही है बैसाखी, ये भी बेचारा लेटा हुआ है, तकलीफ में भी है, लेकिन इमरान खान की पिक्चर रखी हुई है। फिर आगे तो दुनिया ने हमने क्या सीखना है? हमने तो 77 ईयर्स हैं उसका एक मजाक बना दिया है इस कंट्री का। अब देखिए, उसमें मैं जो खासकर बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूं कि बांग्लादेश आज कहां खड़ा है। डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर हैं, वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट, उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। लेकिन अगर अकलमंद होते, इकोनॉमिस्ट हैं दर हकीकत, देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं? इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकोनॉमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडन, वो तो चले गए और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में,
तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था, भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है? तो उसपे और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हालात इनके नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि ये लस्सी को फूंके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। हमारा तो खैर मूड नहीं है, हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई, हम वहां से पैसे बनाते हैं लंदन के लिए, दुबई के लिए, कनाडा के लिए, और वो बन रहे हैं। चाहे वो सी पैक पे बने, चाहे अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया आया था तो हमने बहुत डॉलर बनाया। $150 बिलियन तो हमारा बाहर के बैंकों में पड़ा है। हमें तो फिक्र नहीं है इस बात की। लेकिन भारत को परेशान होना चाहिए कि उनके कंट्री के 2 बॉर्डर जो है वहां पे आग लग चुकी है। वहां पे अल जिहाद है, उसके नारे लग रहे हैं। और जो ही आज मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी आप क्यों ये बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर रेडिकलाइजेशन आई और रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में आई तो भी भारत की सेहत पे क्या असर है? मैंने कहा ऐसी बात नहीं। यहां इन्होंने कश्मीर की दुकानें खोल लेनी, फिर दोबारा इन्होंने कश्मीर पे फंडिंग इकट्ठे करेंगे, पैसे, कहेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो उधर से कहेंगे बांग्लादेश जो है वो कहेंगे वो कुछ। आपको मैंने बताया था जो उनके रिटायर फौजी जो जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, वो कहते जी हम चंद दिनों के अंदर बंगाल के ऊपर, असम के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो फिर इस तरह की जब बातें होंगी तो फिर वहां पे हालात तो ठीक नहीं रहेंगे। इनको चाहिए अकल के नाखून लें, इस तरह ना करें। पाकिस्तान उस एरिया के अंदर कम था जो आप भी इस डायरेक्शन में जा चुके हैं। बड़ी आप तरक्की आपने की थी। आपने माइक्रो फाइनेंसिंग करके जो खवातीन को, लेडीज को जो लोन दे दे के कॉटन शॉप्स बनाई थी आपने, जो स्वेट शॉप्स थी, वो आप काफी तरक्की कर चुके थे। मुझे अभी याद है अमेरिका के अंदर हर दूसरी दुकान के ऊपर शर्टें और जो थी स्वेट शर्ट्स थी वो सारी मेड इन बांग्लादेश होती थी, और वो नजर आता था कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। लेकिन ये कि अफसोस आज वाले दिन जो है इस पे बस पाकिस्तान के अंदर तो जिस तरह कहते हैं ना, किसी को पता ही नहीं है जी बांग्लादेश बन किस तरह गया था। लेकिन मैंने जब हिस्ट्री की किताबें पढ़ता हूं तो आपने 1960 से ही बेजारगी का इजहार करना शुरू कर दिया था। अयूब खान साहब ने तो बल्कि बड़े बड़े प्रोग्राम बना लिए थे कि किस तरीके से इनसे जान छुड़ाई जाए। ये पाकिस्तान की माइशत के ऊपर बोझ है, वो बंगालियों को बोझ समझते थे। हालांकि जंगे आजादी की मूवमेंट वहां से शुरू हुई, मंगल पांडे बंगाली थे, और उसके बाद मुस्लिम लीग की बुनियाद भी बांग्लादेश में रखी गई। लेकिन ये कि फिर उनको और खासकर देर किरदार वाले लोग हैं बंगाली, ऐसी बात नहीं है, नेशनलिस्ट हैं। वो इस्लामाबाद अपने नेशनल असेंबली के इजलासों में आते थे तो धोती और चप्पल में आते थे। हमारे तो नवाब है ना, हमारे तो आज भी आप 1 मिनट के लिए आरजू आप नेशनल असेंबली के बाहर खड़े हो तो 15-15 करोड़ की गाड़ियों पे आते हैं। हर मेंबर नेशनल असेंबली के साथ 20-20 क्लाशनकोफों वाले होते हैं और 15-15 करोड़ की गाड़ियां होती हैं उनके पास। तो सर सूट भी बड़े महंगे पहनते हैं, सूट भी वहां से लेते हैं कि जहाँ पे कोई जान है सोच भी नहीं सकता। वही तो कह रहा हूँ, आपका हर चीज दुनिया से निराली है। सिर्फ और सिर्फ आज तक आपने एक चीज बनाई है, 5 स्टार जेल बनाई है, अडयाला जेल। आपने आज मैं बैठा था यहाँ टीवी पर तो मुझे हनीफ अब्बासी साहब ने, उनका किसी से बात कर रहे थे, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो बता रहे थे कि मुझे जेल का, रावलपिंडी अडयाला जेल का एक एक सेल का मुझे अंदाजा है क्योंकि मैंने बहुत अरसा वहां गुजारा है। तो उन्होंने बताया, खासकर मैं हैरान हो गया था, जरा किसी सुनने देखने वालों से पूछिएगा कभी आपने देखा है कि जेल के कैदी के पास जिम अलग कमरे में हो